इसका सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सब न्यूटन के दिए हुए लॉज हैं जी। फर्स्ट लॉ भी न्यूटन का ही था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सुनिए जी, न्यूटन ने क्या बताया। सेकंड लॉ में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मोमेंटम। जिसे मोमेंटम समझ आएगा उसे ये समझ में आए। जिस तरह से फर्स्ट लॉ में इनर्शिया था, उसी तरह सेकंड लॉ में मोमेंटम है। मोमेंटम, पहले तो मोमेंटम को सबसे आसान तरीके से समझा दूं आपको। रेस में कभी पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने? रेस में जिसमें आप दौड़े, है ना? 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, तो आपने देखा होगा कि जहां पर फिनिशिंग लाइन आती है बहुत तेज है, आपके पैरों में ऐसे पहिए लगे हुए हैं, दौड़ते आ रहे हो बड़ी तेज, सब लोग पीछे हट, अरे 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 दौड़ रहे हैं सब। तो जैसे आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हो तो फिनिशिंग लाइन पे आप कैसे खड़े हो जाते हो? नहीं ना, आप फिनिशिंग लाइन पे जाके अपने एनर्जी डालना बंद करते हो टांगों में, लेकिन इसके बावजूद टांगे थोड़ी आगे तक दौड़ती है। ऐसा होता है ना विवेक? दौड़े हो कभी? गिरा भी सामने दीवार से टकरा के। क्यों सामने दीवार से टकरा के गिरे भी हो? क्यों? देखी लगे पैर पे, वो आगे चलता रहा। अच्छा जी, ठीक है। इसका आपके साथ तो बहुत ही बुरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया है। अच्छा, तो आपने देखा कि फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने के बावजूद पैरों में आप धीरे 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 आगे जाके रोकते हो अपने पैरों को। ये जो एक्स्ट्रा ताकत आई पड़ी है ना, इसे मोमेंटम कहते हैं। फैन ऑन किया, साथ के साथ बंद कर दिया, बंद करने के बावजूद भी वो हिल रहा है, ये मोमेंटम है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब सुनेंगे। मोमेंट ऐसे खाली कि मैंने आपको डेफिनेशन बोला, मोमेंटम को हम छोटे पी से डिनोट करते हैं। खबरदार, बड़ा पी पावर के लिए है, छोटा पी मोमेंटम के लिए है। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। मुझे लगता है अब क्लास में हर बच्चे को पता है एम क्या है और वी क्या है, बताइए जरा। मास इंटू वेलोसिटी। एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। ठीक है। अब क्लास में हर बच्चे को पता है कि जब भी फिजिक्स में किसी चीज का यूनिट निकालना होता है प्यारे बच्चों, किसी चीज का यूनिट निकालना होता है तो हम उसके फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। जो उसका फॉर्मूला उसी में से यूनिट निकलेगा। मोमेंटम का यूनिट निकालना है, मास का यूनिट बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों मास को किसमें नापते हैं? केजी में। और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड। स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर एक्सेलरेशन में था। वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो केजी डॉट मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा यूनिट, ये मोमेंटम है। अब भी के अब भी न्यूटन सेकंड लॉ के नीचे डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? तुम नहीं बोलोगे? प्रोडक्ट का मतलब बताओ। क्या बोला बच्चे ने? इतनी तेज बोल के भाग जाते हो, मुझे सुनने तो दो, आराम से बोलो। ये तो बेचारी बच्ची बायोलॉजी वाला प्रोडक्ट नहीं कि आई हैव प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन। मैथ वाला प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 3 बताओ। वेरी गुड। द डिफरेंस ऑफ 5 and 3, अब बताओ डिफरेंस क्या होता है मैथ्स में? हाँ जी, तो डिफरेंस ऑफ 5 and 3? वेरी गुड। द रेशियो ऑफ 5 and 3 बताओ, रेशियो क्या होता है मैथ्स में? हाँ वेरी गुड, डिवाइड। ठीक है, और सम ऑफ 5 and 3, सम क्या होता है मैथ्स में? एडिशन। तो सम ऑफ 5 and 3 इज 8। तो सम का मतलब ऐड, डिफरेंस का मतलब माइनस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बीच में निशान जो आपको मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिस लड़की ने सबसे पहले बोला था वो बेचारी मेरे जैसी है। बायोलॉजी में आप जो प्रोडक्ट इज द रिजल्ट, या ये बच्चा इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें भी ऐसे होता है ना, प्रोडक्ट्स और पता नहीं क्या।
तुम्हें सब लड़कियों की आवाजों की पहचान है, ऐसे समझ में आ रहा था। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? हाँ जी, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और ये रहा यूनिट, लिख लिया? बोलो कुछ। मोमेंटम को ऐसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के अलावा कोई डेफिनेशन? नहीं 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 नहीं, वो हम कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी गेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, यूजुअली हम ऐसे कहते हैं, बट आप इसको ऐसे ही कर लो फिलहाल, इतने अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास है ना आपकी, ये है आपकी यूपीएससी वाली क्लास, तो इसमें हम लोग अपने आप को, जो टीचर अपने आप को एडिट कर लेता है कि मुझे इसको इतना ही बताना है। अब जैसे बायोलॉजी आपकी सारी गई, बायोलॉजी नीट का अलग है, बीएससी नर्सिंग का अलग है, ठीक है, मास्टर्स में हम कुछ और बोलते हैं। अब एक ही टॉपिक है डाइजेशन, अगर डाइजेशन मुझे 10th बोर्ड वालों को कराना है तो मुझे पता है मैंने कहां तक बोलना है और चुप होना है। अगर मुझे कराना है +2 वालों को तो फिर मेरी लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है। बच्चा कहता है मैम मैंने कंपटीशन का पेपर देना, मैंने नीट में बैठना है, या मैंने पैरामेडिकल एंट्रेंस में बैठना है, या मैंने बीएससी नर्सिंग करनी है, फिर मैं अपना और लेवल ऊंचा कर दूंगा, मुझे पता कि अब इसको कैसे वाले क्वेश्चन आएंगे। जो यूपीएससी वालों का होता है वो थोड़ा जो है 9वीं 10वीं से ऊपर और +1 +2 से नीचे, तो उसमें हम उतनी ही चीजें बताते हैं जितने, क्योंकि बच्चे ने इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं। अगर एक में इतनी बाल की खाल निकालेंगे तो बच्चा तो डर के कहेगा मुझे तो लगता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी कैसे करूंगा। तो सारे सब्जेक्ट्स को ना थोड़ा सा ब्रीफ रखना पड़ता है। वो टॉपिक्स जो थोड़े वीआईपी टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिटेल में कराते हैं, और वो टॉपिक्स जो छोटे छोटे ठीक ठाक इतना इतना बच्चे को पता हो उतना बताते हैं, ठीक है ना। हार्ट के बारे में जितना जरूरत था उतना बता दिया, मैं उसका सारा कार्डियोलॉजी थोड़ी, इनको दिल का डॉक्टर थोड़ी बनना है, तो उतना उस हिसाब से ही फिर हम लोग एडिट कर देते हैं अपने लेक्चर को कि मैं ये वाली बात बताऊंगी और ये वाली बात मैं नहीं बताऊंगी। तो जितना मैं बता रही हूं आप इतना आपको पता हो तो आप बहुत सेफ हो, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब समझ में आएगा जब आपको मोमेंटम से मोमेंटम पता चल गया, मास एंड वेलोसिटी है, मास एंड वेलोसिटी। अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पता क्या बोलता है ये कहता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ये निशान देखिए, ये क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मींस एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम, अपॉन टाइम। ये देखिए जी, ये है सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स on an object is directly proportional to change of momentum। तो change of momentum क्या है, P2 क्या है, बाद वाली मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। P1 क्या है, पहले वाली मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और पहले वाली मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो क्या होएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मोमेंटम घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। इसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये रिलेशनशिप ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम बढ़ा तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मोमेंटम घट गया तो आपको फोर्स भी घटाना पड़ेगा, दोनों ही केसेस में, ठीक है। मतलब कि भारी चीजों के ऊपर फोर्स ज्यादा लगता है और हल्की चीजों पर फोर्स कम लगता है। दिस इज क्लियर। एक साइकिल और एक कार आपस में टकरा जाए तो ज्यादा नुकसान किसका होगा, रीजन, उसका वजन कम था, उसकी स्पीड भी कम थी, तो आ गया ना मोमेंटम। इफ द मोमेंट, अभी लिखा नहीं मैंने एमवी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या लिखा दिया आपने रजिस्टर में, एमवी लिखा ना। तो एमवी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी को कितना धक्का चाहिए। अब ट्रक है, ट्रक को किसी चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए, रोड पे चलाने के लिए उसी हिसाब की एक्सेलरेशन और उतनी ही ताकत चाहिए जितना आपने ट्रक को लोड कर रखा है। मास भी ज्यादा, इतना मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कैसे उठाएगी, समझ आई आपको। और अगर वेलोसिटी उठा ली तो वो कितनी को रेस ले लेगी। ट्रक देखे, इतने भरे हुए ट्रक्स को ओवरटेक करना आपके लिए बड़ा इजी होता है क्योंकि आप कार में हो, एम आई राइट। लेकिन अगर ट्रक खाली हो, ठीक है, तब भी उसकी बॉडी बड़ी है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। यहां पे कोई रेस तो रोड पे लग नहीं रही, लेकिन वजन पे बहुत फर्क पड़ता है।
भारी बॉडीज के ऊपर फोर्स भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप फॉर्च्यूनर है आपके पास, तो उस हिसाब से उसका इंजन कैपेसिटी है उसे खींचने की, ठीक है। लेकिन हम इंसानों में ऐसा कुछ नहीं है ना, कितनी दुख की बात है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी का इंसान बहुत मोटा हो गया, ऐसे बहुत मोटा हो गया कोई बंदा, ठीक है, तो उसका दिल भी बड़ा हो गया है, अब आराम से उसका दिल पंपिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बहुत मोटे हो गए हो तो दिल की बैंड बज जाती है और अटैक आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि दिल का साइज तो बड़ा होना नहीं, तुम ही अपना साइज घटा लो, ठीक है। तुम्हारी बैटरी उस हिसाब से ही है जिस हिसाब से आपकी बॉडी है। हम लोगों के डिजाइन जो है ना भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, और जो गाड़ियों के डिजाइन बनते हैं उस हिसाब से बनते हैं कि इसमें इतने सारी सीटें रखनी है, इतनी बड़ी बॉडी के डायमेंशंस रखने हैं, तो इंजन इतने सीसी का तो चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी को नेचुरली एक फिट बॉडी जो है, उसमें आप लोगों के जो ऑर्गन्स हैं वो उस हिसाब से ही फिट हैं जैसे आपको। अगर आपने खा खा के या पी पी के अपने शरीर को बड़ा छोटा कर लिया है, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स उसे हैंडल नहीं कर सकते। जो बहुत मोटे होते हैं उनके पैर नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, इतना वजन उठा उठा के उनको घुटनों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम, सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, दिल की प्रॉब्लम, इतनी चर्बी भर गई है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीज, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ, वो ऐसे लोग चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिर्फ दवाइयों पर बेस्ड है। तो इसीलिए आपका जो हार्ट है, किडनी है, हर एक चीज पर एक रिस्क बन जाता है, ठीक है जी। तो मोमेंटम जो है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर भी, वेलोसिटी पर भी। अगर आपका मास फिट है तो आपकी वेलोसिटी भी कमाल है, ठीक है जी।